Phrase है lawyers advocates don't panic, we seek urgent instructions from counsel. तो सबसे पहले तो वकील जो है लॉयर ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया अल वकील ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और इसका मतलब है कारसाज वाले जो ये बात बता रही है कारसाज या मदद करने वाला सहारा बनने वाला। तो हमें ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल वकील की निस्बत है इससे हम मुत्तसिफ हैं। तो एक जो वकील है वो कभी भी पैनिक नहीं ना तो होता है होना भी नहीं चाहिए। समटाइम्स परेशान हो जाते हैं कोई ऐसी प्रोपोजिशन सामने आ जाती है या कोई ऐसा केस होता है जिसका बहुत ही डीपली वो फाइल से कनेक्टेड होता है कोई फैमिली केस भी हो सकता है। एक छोटी सी बात है कि सिर्फ आखिरी पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा लो हम भी आज साहिबे आवाज हो गए। साथी जो ज्यादा खामोश रहता हो मेरे ख्याल में उसी को ज्यादा बोलना चाहिए। अच्छा हमारा फ्रेज था lawyers advocates don't argue we submit our learned friend is entirely mistaken in law। हम as lawyers हम argue नहीं करते। सर आमिर लॉयर्स हम आर्ग्यू नहीं करते हम लोग रिस्पेक्टफुली बोलते हैं तमीज के दायरे में रह के कि हमारा लर्नड फ्रेंड जो है वो इंटायरली रॉन्ग है। वी जस्ट अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली दैट्स इट। आप एक साथ हो आप कभी बोले हो ये आप तो बोले हो ना इनको बोलने दे आपको जो नहीं बोलता उसको उसकी बारी है। हमारा टॉपिक था आज तो जज के सामने कोर्ट में क्लाइंट से बात नहीं करनी है हमें क्लाइंट को बाहर जाके उसको समझाना है जो बात भी उसको समझानी है बाहर कोर्ट में हम आए तो जज के सामने उसको हम जज के सामने हम उसको काम में कुछ सुना कर जो भी बात है उसको बाहर समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने जो कोर्ट आया कि लॉयर्स और एडवोकेट्स डोंट गॉसिप वी रिफर टू कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट इंटेलिजेंस फ्रॉम रिलायबल इंडस्ट्री सोर्सेज। बाद औक़ात क्या होता है कि कोर्ट में रूम में हम बैठे होते हैं तो केस चल रहा होता है और हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं तो अचानक हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो क्लाइंट से हमें मिलती है तो हम वो इतनी धीमी आवाज में करते हैं कि लाजमी है हम अगर बैठे हुए तो हमारे सामने रिस्पेक्ट इस चीज को होता है तो वो कोशिश नहीं होती वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन। सर एक मिनट जैसे कि हमारे पास टॉपिक मिला है जैसे लायर एडवोकेट डोंट से that's not my job we suggest that the matter may fall outside the scope of our current mandate and recommended separate counsel। जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर क्लाइंट आता है आप बताएं समस्या है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो हम उसको डिनाई नहीं करते हम उसको ये नहीं कहते कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है लेकिन हम उसको सजेस्ट करते हैं कि हमारा काम नहीं है हम जो फिलहाल जो हमारा साथी काउंसिल है उसका काम है मेहरबानी करके आप जो ना उससे रब्ता करें। थैंक यू सो मच। तारीफ होते हैं इस्लाम के लेकिन हमारे एक्सपोर्ट थोड़ा सा बाहर होता है दूसरे वकील साहब का काम है तो ये मुराद नहीं कुरान खासा कि हम शरीयत है। हमारा फ्रेज था लायर्स एडवोकेट्स डोंट पैनिक वी सीक अर्जेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम काउंसिल। इसमें जब बहुत से जूनियर वकील जो होते हैं ऑफिस में बैठे होते हैं उनके सामने कोई नई सिचुएशन आती है कोई नई प्रपोजिशन आती है तो कुछ उसमें से परेशान हो जाते हैं। तो ये उसी सेंस में है कि उनमें से कोई एक
या कुछ उनको कहते हैं कि आप परेशान ना हो, इस बार हम अपने सीनियर काउंसिल से इंस्ट्रक्शंस लेंगे तो वो हमें बेहतर गाइड करेंगे। So we have this phrase, advocates don't concede, we proceed in the alternatives. So this means that we don't accept defeat easily. We will try hard to find new strategies or explore new solutions to overcome the hurdles or to overcome any obstacles. In legal context, we will file alternative motions or appeals, presenting new evidence or arguments, negotiating settlements or plea deals, seeking ADR, etc. And the purpose is to protect the client interest, achieve the best possible solution. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो हमें पेश किया गया है ये लर्न का मतलब है कोई जो हाईली एजुकेटेड नॉलेजेबल बंदा। हम अपने कुलीग को बहुत इज्जतदार तरीके से अच्छे अंदाज से मुखातिब करते हैं, कानून के दायरे में रहकर के स्टेबल टोन के साथ उसको मुखातिब करते हैं, यही तरीका है। The term is lawyers, advocates don't repeat themselves, we retreat for competence. इस फ्रेज का मतलब ये है कि वकीला अपने आप की जो मिस्टेक्स वो करते हैं वो दोहराते नहीं हैं, वो अपने अंदर इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी को, क्लैरिटी को प्रोवाइड करते हैं, एम्फसाइज करते हैं की आर्गुमेंट्स। अगर कोई एप्लीकेशन हमारी डिसमिस हो जाती है तो हम सेम ग्राउंड पे दोबारा फाइल को सेम ग्राउंड पे वही चीज वापस देना, बात को रिपीट बार-बार एक बात बार रिपीट नहीं करते, रीहाइड्रेट करते हैं, जी अपनी बात क्लैरिफाई करने के लिए दिस इज एम्फसाइज करते हैं और इंश्योर करते हैं क्लैरिटी। इसमें एक डॉक्टर अमर वर्क की लाइन है कि तुम खेलो मगर अंदाज बदल जाता है, तो सेम लाइक दैट। So my fellow is Iris Malik. My question is, lawyer advocate don't stop competitors. We monitor industry developments. So we are meant to lead, not to follow. Lawyer helps inspire people. We don't copy others. We just stay updated with the changes in our profession. We represent our clients. We are here to educate, not imitate. Thank you. Assalamualaikum. Our topic is liars educate don't apologize. We acknowledge the unintended outcome and express regret over any possible miscommunication. That's our miscommunication. हम वकीला जो है कोई भी ऐसा आउटकम अगर केस का आ जाता है जो हम नहीं चाहते थे तो हम उसे जो है रिग्रेट तो करते हैं कि हमारी यहाँ सामने वाले ने उसको मिसकम्युनिकेट कर लिया और वो मेक श्योर हो गया कि जी ये रिलीफ मिलेगा, तो हम उनसे माफी नहीं मांगते लेकिन रिग्रेट करते हैं कि उसने ऐसा समझा और जो है फिर हम उसको मिसकम्युनिकेशन जैसे जरा रिलेट कर सकते हैं, क्लाइंट से माफी नहीं मांग सकते। Assalamualaikum. My fellow is Advocate Farzana Ahad. My topic is lawyers, advocates don't accuse, we highlight ethical concerns. Lawyers do not complain on each other during case proceedings in the courtroom, if argue then with logical, legal and analytical reasoning. Lawyers, advocates will be in ethics like they show manners towards their clients as well as their seniors. Lawyers, advocates show by their representations that they are different from the layperson. कौन रह गया? या सब हो गए? ऐसा नहीं है, सब आप इस तरह हो जाए। सब ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसलिए हमारा जो टॉपिक है lawyers, advocates, not laws.
We note the judgment, question the court's grip on reality, and frame the dissenting judgment. शादिर साहब, इसमें ये है कि वकील कभी भी केस हारता नहीं है। हमारे पास जो है वो जज की जो भी डिसीजन आता है, डिसीजन जज के ऊपर होता है देना। तो जज का जो भी डिसीजन आता है हम उससे डिसएग्री करके हमारे पास ऑप्शन होता है, वी कैन फाइल अपील, रिवीजन और रिव्यू, वी कैन चैलेंज इन हायर अथॉरिटीज। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अमीर मावी है। आज का मेरा टॉपिक है लॉयर्स एडवोकेट्स डोंट आर्ग्यू विद सबमिट, आवर लर्न फ्रेंड इज इंटरली मिस्टेकन इन लॉ। इसका मतलब ये है कि जो आगे वाला बंदा होता है, उस वकील उसको बिना लड़े बिना कुछ किए उसको समझाता है अपनी बात। That's it. अमीर साहब, हमारा टॉपिक है लायर्स एडवोकेट्स डोंट procrastinate, we await further instructions. डिले नहीं करते, लेट नहीं करते, ये एक ठोस सवाल है। हम ताखिर नहीं करते बल्कि हम मजीद हिदायत का इंतजार करते हैं। आलमी तजर्बे पर बहुत सारे पेशा वाराना ये सोशल मीडिया कैप्शन या कुछ और में तब्दील करने में मदद करना चाहते हैं। आगे बढ़िए सर। मैं सर आपसे पढ़ ले। Liars, advocates don't say so. We regret any inconvenience caused without prejudice and without admitting fault. अच्छा सर, आपने एक शानावाज साहब से कुछ न बरवा पाया, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, एक आप रहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रयास था lawyers public advocates don't get ghosted. We note the lack of response and proceed as advised. मेरे ख्याल से जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऑन ऑफ में कोर्स में, मैं ज्यादातर रेगुलर नहीं हूँ, तो मैंने कोकिला साहिबान को नोट किया हुआ है, जितना सर मैंने नोट किया हुआ है। तो कभी कभी किसी वकील ने तैयारी नहीं की होती, रिटन स्टेटमेंट तैयार नहीं होता, या फिर क्लाइंट से फीस वसूल नहीं किया होता, उस वजह से वो कोर्ट से गायब रहता है। अच्छा, ये वाली बात है सर, ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, अभी मैंने जो स्टडी किया है उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। It's a play on the popular term ghosted, which means to suddenly stop responding or interacting. Actual चीज ये है, the phrase is saying that lawyer won't get ghosted, instead they will keep moving forward with the case even if the other party doesn't respond. Am I right, sir? There's the phrase. Exceptions are always there. Thank you. बहुत शुक्रिया। Liars, public advocates don't mistreat line. We seek condonation. With just enjoy global to get sympathy, but don't enjoy to actually admit fault. इसमें जो सेक्शन 5 1908 इंस्टीट्यूट करता है, वकील हमेशा डेडलाइन मिस नहीं करते, सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं कोर्ट से, और इसलिए अदालत उनके साथ संपत्ति करती है बगैर अपनी गलती एडमिट करते हुए। लायर
don't misread line. They just explain it in clear. Thank you. आपकी बारी। निखिल साहब, आप पढ़ेंगे और ये बताएंगे। My name is Ghulam Singh Mijat and my fellow intern. So today our topic is lawyers, advocates don't write, we draft. That's a great point for me. Lawyers and advocates typically draft legal documents, contracts as well as agreements. ये है कि बस ये अभी एक्सप्लेन करने के लिए सुना क्या सर। वकील जो है जो भी कोर्ट में देगा तो वो लिख के नहीं देगा। अगर प्लान है कोई भी जो है ना एग्रीमेंट है या ऑब्जेक्शन या WS है तो वो ड्राफ्ट करके देगा कोर्ट में। यानी हम सिर्फ लिखने वाले नहीं हैं, हम लॉयर्स हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं, तो हम ड्राफ्ट करते हैं, हम लिखते नहीं हैं, हम ड्राफ्ट करते हैं। ये अच्छी बात है। तो सब सारे बड़े हो गए तो टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कल परसों किसी साथी ने बताया मैसेज कि लोग कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं वकील साहब हैं, जैसे हमारे माशरे में आपने कहा कि वकील साहब खसा गलत बयानी करते हैं। ये तो इज्जत वाली बात है। अल वकील अल्लाह ताला का नाम है। इससे मुराद क्या है? कौन पूछ रहा था? The trustee, the guardian, the protector. ये अल्लाह ताला की सिफत है, उसका के नाम है अल्लाह ताला का। तो एक अल्लाह ताला की सिफत है ये। और उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है कि वकील का परमिशन किसने दी है? ये मौलाना अबुल अला मौलवी साहब उन्होंने तफसीर में लिखा था कि वकील इज अ पर्सन in whom one has complete faith, so much so that one can entrust all one's affair to him with full satisfaction of the heart. ये जैसे आप कहते हैं कि वकील इंसान जैसे तमाम फसादात होते हैं ना, इंसान या तो जिंदगी के ऊपर इंसान को सबसे ज्यादा जिंदगी प्यारी होती है या माल या औलाद, यही होता है ना। और जब वो केस उनकी जान पे आती है तो कहाँ जाता है? जब बंदे की जान पे आती है आपके पास आता है तो ट्रस्ट करता है, आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। बड़े किसी को फांसी हो, बड़े कोई गरीब, जायदाद पे बात आती है, माल पे बात आती है, तब भी आपके पास ही आता है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। आप एक जिम्मेदार शोबे से वाबस्ता हो तो आपको अपने ऊपर फख्र करना चाहिए और उसकी जो भी तकाजे होंगे उसको अपने पूरा भी करना चाहिए। तो इसको जो आप एडवोकेसी करते हैं, द आर्ट ऑफ एडवोकेसी। एडवोकेसी क्या है? एडवोकेट तो वकील हो गया, वकील अल्लाह का सिफाती नाम है। लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, अपना तमाम आपको यही बात हो। आर्ट ऑफ एडवोकेसी ये क्या है? एडवोकेसी क्या है? कोई आप बताएंगे? वकालत में महारत कह सकते हैं, एडवोकेसी करते हैं। किसी चीज को अच्छे से पेश करना। सर किसी का मसला जो है वो सही तरीके से पेश करके उसके ऊपर उसका डिसीजन लेना, अपने मतलब का, अपनी मर्जी का और अपनी पार्टी को सेक्रीफाइस रिप्रेजेंट करना कहीं पे किसी को, ठीक सपोर्ट। अच्छा ये पढ़ लेंगे, पढ़ सकता है ज़्यादा है। An art by which practitioners put their client's case to a judicial or quasi-judicial body, and it may be both written and oral. एक ये भी है कि practitioners in art, वो art जिसको फन कहते हैं हम लोग फन कहते हैं, कि practitioners अपने क्लाइंट का केस कहाँ पेश कर दें? एक जुडिशियल फोरम पे। अच्छा क्वासी जुडिशियल फोरम कौन से होंगे? जुडिशियल फोरम तो ये है अदालत में पेश होता है। क्वासी जुडिशियल फोरम कौन से होंगे? ट्राइब्यूनल्स। बिल्कुल कॉमर्शियल आप एक का बताएंगे, बाकी दूसरों को बोलो। अच्छा रेवेन्यू फोरम भी है, कॉमर्शियल भी है, कहीं पे भी बिल्कुल क्वासी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी डायरेक्ट और प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग अ कॉज और प्रपोजल, आप किसी के एक्ट को या
आगे आएगा तो देख लेंगे कि किसी के एक्ट और प्रोसेस सपोर्टिंग द कॉज, किसी की कॉज को सपोर्ट करने के लिए भी एडवोकेसी कहते हैं। उनके जमाने में होता था, किस तरह होता है उनका। For the work of a lawyer who speak about cases in courts of law, जो adversarial system है इसके अंदर ये भी आपका अच्छा। The art of advocacy is effective communication through the canvas of the mind through the artwork of 4 brushes. So आपसे रिलेटेड है, पढ़ लें आप शायरी शायरी पढ़ लें। Effectively speaking, the art of advocacy is effective communication to the canvas of the mind through the artwork of 4 brushes. Effective speaking, effective writing, effective reading, and effective listening. कि वो ये वो आर्ट है कम्युनिकेशन, जो वर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ये वो आर्ट है जिसमें 4 ब्रशेस इस्तेमाल होते हैं कि आप अपने आर्ट को एक्सप्रेस करें। आप अच्छे स्पीकर होंगे, आप राइटिंग भी अच्छे कर पा रहे होंगे, कर पाते होंगे, रीडिंग भी अच्छे करते होंगे, एक अच्छे लिसनर भी होंगे इफेक्टिव, जिसको मोसस तौर पे आप बात करें तो ये अच्छे वकील की पहचान होगी। इसी को आर्ट ऑफ एडवोकेसी कहेंगे। ये कब स्टार्ट हुआ है, इसकी एडवोकेसी शुरू कब हुई, ये कब से शुरू है? ये तो अभी हम देख रहे हैं हमारे और आपकी जिंदगी में तो सैकड़ों साल पुराना एक शोबा है, एक पेशा है। ये शुरू कब हुआ है? इसके लिए सबसे पहले जो 2nd और 3rd century BC, BC means before Christ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के ज़माने। तो ये उन ज़मानों से एंशिएंट रोम में पहले ये इनको कुछ इंडिविजुअल्स को जिनको बोलने की इजाजत होती थी, सिर्फ कुछ ही पढ़े लिखे होते थे। बाद में एम्परर थे क्लॉडियस, उन्होंने बाकायदा इसको इजाजत दी कि आपको हर आदमी एक वकील को एंगेज कर सकता है, या वकील भी कोई पढ़ा लिखा शख्स उनके बिहाफ पे पेश करने की इजाजत दी थी। तो उसको एडवोकेसी वहां से शुरू हुई। आगे फिर मेडिवल जो मिडिल टाइम या मिडिल एज बेहतर समझते हैं आप, जो क्रिश्चियन चर्च यहाँ पे ओरेटर्स होते थे, ओरेटर्स जो पढ़े लिखे स्पीकर्स होते थे, जो बातें करते थे, या खतीब जो हमारे यहाँ होते हैं, वो किसी भी काज के लिए बात कर पाते हो, आपकी बात आगे पहुंचा रहे हो, उनको कहते थे कि ये एडवोकेसी करता है। लेकिन ये फिर आगे बाकायदा उन्होंने मिडिवल यूरोप में ही उनको बाकायदा इजाजत मिली। यूपी 12वीं से 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान बाकायदा फिर चर्च ने भी इजाजत दी कि हर आदमी वकील एंगेज कर सकता है। तो ये यूरोप की बात होगी। फिर हमारे पास इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं। इस्लामिक ट्रेडिशंस में एक सेंटेंस लिखा है, आप मुझे क्यों बता सकते हैं? पहले ज़हन में है कोई इस्लाम में वो वकालत की बजाय या एडवोकेसी जिसको आप कहते हैं, ये किस तरह या कब हुई है? तो वकालत 2 चीजें हैं। एक ये है कि शख्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये है, मैं थोड़ा सा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद इनके ऊपर जाके खुद एक कॉज के लिए आप एक बात कर रहे हैं ना, एक बात एक कॉज के लिए कर रहे हैं, तो ये भी वकालत की प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल, इस्लाम के ज़हूर के बाद गुलामी या जो गुलाम रखते थे स्लेवरी, इस ऊपर पाबंदी इस तरह नहीं लगी कि इस पर पाबंदी है तो खुदा न खास्ता अगर कोई गुलाम रखेगा तो उसकी इतनी सजा होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप इस काज को या इस हुक्म को या इस काज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आप पे नाज़िल फरमाया, तो आपने इस काज को की वकालत की मुसलमानों में या दूसरों में जो उम्मत अपनी उम्मतियों में, ये तकरीर को कुछ प्रिविलेजेस दिए, कितना सवाब होगा अगर एक गुलाम आप आजाद करेंगे। तो ये भी एक वकालत ही थी। इसके बाद में बहरहाल कुछ फुक़हा हमारे जो ज्यूरिस्ट्स हैं इस्लाम के, जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो उनमें पहले हनफी में ये था कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें वकील को अगर आप किसी को अपनी जगह पर पेश करने के लिए कहते थे कि मेरी जगह पर फलाना के बतौर वकील पेश हो, तो इसको पहले से परमिशन लेनी। लेकिन आपके डिसिपल्स जो थे, शागिर्द थे, वो फिर से मुतफिक नहीं हुए
बाद वक्त गुजरने के साथ साथ चारों स्कूल ऑफ थॉट ने फिर बाकायदा वकील रखने की इजाजत दे दी आगे भी। तो थर्ड और स्टेज ये रहा, फिर फाइनल द कॉमन लॉ इवोल्यूशन इवोल्यूशन में ये एडवर्सरियल सिस्टम जो जैसे आजकल है, वो तो ये था कि कभी आप किसी के सामने पेश होते थे, किसी बादशाह के सामने, किसी अथॉरिटी के सामने, कहीं पर भी सपोज इसमें अभी आपसे कि कोई हुकूमत के सामने आप बात करें तो ये भी वो किसी भी कॉमन लॉ में लॉ वर्क के साथ साथ डेवलप हुआ, बाकायदा कानून बने, एक गैर जानबदार जिसको जज कहेंगे, एक आदमी या गैर जजुबी दो या एक से ज्यादा जूरी के सामने या जो गैर जानबदार फोरम के सामने एक शख्स अपने तो किसी को बतौर रिप्रेजेंटेटिव या बतौर वकील मुकर्रर करके आगे जो आपका केस करता है, तो ये इसको एडवर्सरियल सिस्टम के जैसे आज का है हमारा, फिर वक्त के साथ ही आगे नॉलेज ऑफ आर्ट क्या है, ये तो एडवोकेसी थी, तो आर्ट ऑफ एडवोकेसी हमारा टॉपिक है। आर्ट क्या है, व्हाट इज आर्ट, ये बताया गया, मैं बताऊं, पढ़ ले। A form of human expression and communication that utilizes imagination and skill to convey ideas, emotions or experiences. इससे क्या हो रहा है? इससे बात ये है कि हम लोगों के जो जज्बात को समझें और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, कम्युनिकेशन, आपका वो एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन that utilizes imagination and skill to convey ideas. ठीक है, ये तो बिल्कुल एक आर्ट है। स्किल acquired by experience, study or observation, that the art of making friends. ये तो कोई भी स्किल या एक्सपीरियंस या स्टडी के जरिए जो थोड़ी ऑब्जर्वेशन से आप किसी कोई चीज देख रहे हैं, आपको अंदाजा एक चीज का होता है, तो आप आगे वो सपोज कोई भी मिसाल आप कौन सी मिसाल देंगे? ना दामन पे कोई छींट है, ना खंजर पे कोई हाथ, कत्ल करो हो कि करामत करो हो, बिल्कुल सही कहा। तो ये है आर्ट, एक एडवोकेसी होगी और एडवोकेसी के बाद आर्ट। तो इसमें लॉयरिंग, दूसरा है एडवोकेसी। लॉयरिंग और एडवोकेसी में फर्क क्या होगा? तो है ना, वो कौन था अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसने कहा कि क्या है कि every Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim. ये गलत बात है, लेकिन बात लॉयर जो है, हर लॉयर जी जिससे बोल कि हर एडवोकेट लॉयर जरूर है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं है। तीसरा काउंसिल है, काउंसिल कौन है? काउंसिल कौन है? एडवोकेट है, लॉयर है और काउंसिल है। जिससे कंसल्ट किया जाए वो काउंसिल वकील भी हो सकता है, लेकिन वो एडवोकेट वो है। सपोज मैंने आपसे गलत अमल किया, मैं लॉयर, हर आदमी जो एलएलबी की डिग्री रखता हो या लॉ की डिग्री रखता हो, लॉ की डिग्री रखता हो और उसे कोर्ट में या अपना कोई भी केस है किसी को भी रिप्रेजेंट करने की इजाजत हो, लाइसेंस हो, डिग्री रखता हो, लाइसेंस रखता हो, तो ये लॉयर है। और वो डिग्री आदमी या वो जिसको के पास लाइसेंस है वो कोर्ट में पेश होता है और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फोरम पे, वो फिर क्या बनता है? एडवोकेट। वो एडवोकेट बनता है। तो ये दोनों में सिर्फ फर्क है। क्योंकि हमारा टॉपिक जैसे हमारे बड़े अच्छा जैसे सपोज आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर लॉयर्स तो हैं। अच्छा सपोज एक मैं वकील हूँ, मैं दफ्तर है मेरा, मैं लीगल ओपिनियन दे दूं, जिस वक्त आपके बैंक है आपके पास है किसी इदारे की आपके पास कोई एडवाइजरी है, बतौर जिस वक्त आपके पास आता लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, उस वक्त आप एडवोकेट हो नहीं है, लॉयर हैं। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक, चूंकि एडवोकेसी है तो एडवोकेसी पे आते हैं। दो किस्म हैं बेसिकली, जो एडवोकेसी इन कोर्ट और एडवोकेसी पहले तो है इन चेंबर है, दूसरा एडवोकेसी इन कोर्ट। ऐसे ही है, फर्क है दोनों में। आशिक साहब, दोनों में फर्क है। अच्छा, चेंबर में क्या एडवोकेसी होगी?
तो आपका रब्ता सबसे पहले किस आदमी से पड़ता है चैम्बर में? मुख्य ट्रस्ट करेगा हमारे को। मैं जब आपके पास आता हूँ, या सपोज मैं मलाकंड आता हूँ, सपोज मैं टंडोला रहता हूँ, तो मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके दफ्तर क्यों आऊँ, इनके ऑफिस की मैं जो ट्रस्ट आप पे क्यों करूँ, तो मैं आपके पास क्या वजह है? क्योंकि सर मेरे पास स्किल्स हैं। हम जो है कि कॉम्पिटेंट उनसे दूसरे वकील हो जाते हैं, इसलिए हम पे भरोसा करके वो आते हैं कि मैं किसी अच्छी तरीके से पेश करेगा, मेरा मसला समझेगा अच्छी तरह, रिपोर्ट पेश करेगा और मेरे साथ नॉलेज एंड स्किल्स है सर मेरे पास। बेहतरीन है। मिर्जा साहब क्यों आपके पास है? अब ये है कि आपके पास जो है लॉ की लर्निंग है और एडवोकेसी के स्किल्स हैं, इसलिए वो बिल्कुल पंक्चुअलिटी है। मैं कोर्ट में देखता रहा हूँ, जैसे मुशाहिदे की बात कुछ देर पहले आशीष को बताया, मुशाहिदे की बात हुई है कि एक आदमी कोर्ट में, सपोज आपने कई दफा ऐसे क्लाइंट्स देखे होंगे कि आप कचहरी आ रहे हैं, आप कोर्ट में आ रहे हैं, तो कई ऐसे लिटिगेंट्स हैं, लोग आपसे नहीं पूछते कि मैं अपना केस शनवार साहब को दूं या इम्तियाज साहब को दूं, वो अपने दूसरे आदमी जो दुकानी टाइप के लिटिगेंट्स होते हैं, आप एक अच्छा वकील साहब मुझे बताया, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा वकील है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन चूंकि आदमी आपके पास है, तो वो ट्रस्ट करने की ये कुछ बातें हैं, ये कुछ ही वजूहत होंगी जो आपको ट्रस्ट करेगा, और भी काफी चीजें हैं। तो आपके पास आ गया, सपोज आप पहले क्या करेंगे, एक आदमी आपके पास आता है, हमारे वकील साहब हैं हमारे, एक साल दूसरा मैगजीन की है चैम्बर, आजकल बहुत बड़े वकील है, मीडिया की पार्टी नाम, हम मुबारक नया चैम्बर इन्होंने बोला, तो हम चैम्बर ओपन के हम लोग गए, केक लेकर गए, 3 साल से मुबारकबाद दी, हमें शेष था। तो उनके पास 2 क्लाइंट्स आगे पठान थे, कागजात की जमीन के लाए, तो कह रहे कि हमारी कुछ 7 एकड़ जमीन है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा ये कर रहा है हमारे पास ये फर्ज है, डॉक्यूमेंट्स है, मेहरबानी करें हमारे 7 एकड़ की जमीन है, ये आप केस स्टार्ट कर। तो दरमियान में इसको कॉल आया, टेलीफोन उठाया, तब हर खिलाफ कोई और वकील आ गया, तो फिर अच्छा जी क्या कह रहे थे, भाई सर हमारे पास 7 एकड़ जमीन है, ये डॉक्यूमेंट से, फिर वो स्टोरी रिपीट कर दे, इसी दफा फिर उठा, अब्दुल्ला साहब बड़े अच्छे मशहूर लॉयर है, वो मुबारकबाद के गए, वो जैसे उठ गए, तो इनको कहता है अच्छा तो आपने कहा मेरे 7 इंच जमीन है, तो उस फिर क्या करें, उसने कहा जरा देर में फोटो शेयर कर, वो बात लेकर आए, तो 7 एकड़ से 7 इंच अभी बना दिया, आगे पता नहीं अल्लाह ही। तो ये तुम्हारा एक बात हो गई। अच्छा, ये सबसे पहले क्या लेंगे, एडवोकेसी आपके चैम्बर में सबसे पहले क्या काम होगा, फैक्ट्स लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे इनसे। अच्छा ये है डायसेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स भी लेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आपने ले लिए, इसका क्या करोगे, अच्छा ठीक है, ये इससे चले क्या इसको बने किसको मैंने कहा ले लीजिए, जज साहब आ गया, ये किसको दे, वो किसने अच्छा एक्सप्लेन किया है, नवीद साहब को मैंने कहा था, अब तो शाह साहब को बनता है, पहले दफा बात की है, तो खैर वो नवीद साहब आएगा, नवीद साहब से नहीं हुआ तो शुरू किया, आप लोगों ने कहा, नवीद साहब को मैंने कहा आप देख लें, जिसने भी प्रेजेंट किया आपकी बात। अच्छा तो डायसेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डायसेक्शन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, चीफ पार्ट यानी गलती मानी है, तो इसको अच्छी तरह से फैक्ट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के ये आपने चेक किया, कल आपने देख लेना रेवेन्यू, अच्छा तो आपके रेवेन्यू में समाज के रेवेन्यू बहुत फर्क है, यहाँ पे मरला और जो आपकी इवन हमारे यहाँ भी एकड़ ही होती है, बड़ा आपके मुख्तार होता है, हमारे यहाँ तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू अफसर होते हैं ना, तो खैर बहरहाल अच्छा वकील हमारे ये है कि कोई भी केस आप पहले से तैयार जिस जज के सामने पेश कर रहे होते हैं ना, वो भी पहले से थोड़ी आगे मुखाजन बैठो, आप केस लाएंगे तो पढ़ेगा, तो इसी तरह नया जो इस्लामाबाद वाले हैं वो आपके लॉ को पढ़ेंगे, रेवेन्यू के, तो ज्यादा जरूरत होने लगे। ये बात क्लियर है, ये मजीद बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं,
ड्राफ्टिंग है, एक अच्छा केस जो बुनियादी आपकी वही है, बड़ा अच्छा सा उसने सवाल किया था हमारे डीजी साहब ने कि ड्राफ्टिंग सबसे पहले जाहिर आप सूट का तो प्लेन क्या करेंगे ना, सिविल सूट है, आपने सपोज सिविल केस की बात करते हैं, आपने ड्राफ्ट किया, दावा लगाया, दावे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सूट। एक दावे को दावा कहते हैं, और एक केस को क्या कहते हैं? सिविल दावा, सूट ही कहेंगे ना, ये सूट क्यों कहते हैं इसको? स्पेलिंग एक ही है ना, इसके और इसकी स्पेलिंग और सिविल सूट की स्पेलिंग एक ही है ना, क्यों कहते हैं इसको सूट? Why is it called suit? Why is it called suit? सर वो कंप्लीट कोडिफाइड शेप में होता है, पूरी कंप्लीट कोडिफाइड एक शेप में होता है, प्लेन जिसे कहते हैं। ये बात भी कंफ्यूजन आ जाती है। एक सही है, हमारे डीजी साहब ने अब वो डीजी साहब ने इसको इस तरह अच्छे अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि बिकॉज इट इज टेलर्ड इन द चैम्बर ऑफ द लॉ एडवोकेट या लॉयर, क्योंकि इसकी टेलरिंग, इसकी सिलाई आपके दफ्तर में होगी, तो कहता है सीधे इसको सूट ही कहते हैं, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी। स्ट्रेंथ ऑफ योर केस, एक अच्छे वकील की पहचान ये है जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब आदमी को कहते हैं कि अपनी खामी जो है वो गर्दन सवार है, नजर नहीं आता। इंसान आपको भले अच्छा एक जज फैसला देता है, वो समझता है कि बड़ा अच्छा फैसला उसने लिखा है, बड़ा अच्छा फैसला दिया है, वही फैसला जब आपके हाथ आता है, शाम को दफ्तर में आप जब डायसेक्शन करते हैं और एक अपील तैयार करते हैं, तो जज साहब को अपील देख के पता चल जाता है कि मेरे फैसले को देखिए वो पूरा दी। तो एक स्ट्रेंथ आप अपने केस का देखेंगे कि एक मेरे केस में कमजोरी क्या है और मेरे केस में स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरे के क्या देखेंगे। अगर आपके पास जवाब जमा करने आया, कंप्लेंट आपको पकड़ा दी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे लिए आप जवाब तैयार करेंगे, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी चैम्बर में? अपने केस का स्ट्रेंथ और दूसरी जो हमारे का केस है उनकी वीकनेसेस। तो बतौर वकील, बतौर एक लॉ स्टूडेंट की अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं, आप वकील को आपको बेहतर बतौर अपने प्रोफेशन ट्रांसफर देना भी तो मुझे तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा अच्छा जो आपसे पूछता हूँ तो आपको बता देंगे कि 3 बातें, मैं 5 बातें बताऊँ तो 10 बताएंगे कि आप में तो ये खामियां हैं या आप में ये कमजोरियां हैं या आप ये इस फील्ड में इम्प्रूवमेंट कर लो तो ये एक अच्छी जज साबित हो सकती। तो आपके लिए मशवरा ये है आपके लिए कि आप अपने केस का स्ट्रेंथ देखें, बजाय इसके के अंदर कहते हैं पेन से जीतने, आर्गुमेंट्स पेन से जीतने और लड़ने से पहले। तो इसी दूसरे के केस के वीकनेसेस ये भी आपको पता हो तो आप एक अच्छे लॉयर, ये एडवोकेसी है आपके चैम्बर की जो कि लाजमी है आप देखें, बजाय इसके के साथ ही आएंगे बैठने का शक हो चाहे हो तो ये और अपोजिट पार्टी है तो वो जाती है। दूसरा एक स्टेप ये है कि क्या है हमारी एक बतौर वकील हमारी एडवोकेसी कहाँ पे कोर्ट में, जो कि मेन स्क्रिप्ट हम यहाँ तैयार किया, हमारा काम कहाँ है? कोर्ट में है। कोर्ट क्यों ट्रस्ट करे आपको? क्लाइंट में तो इस पर ट्रस्ट किया कि आप ऐसे कोर्ट में पढ़ाई लिखाई तो है ही, कोर्ट को पता है कि आप एक अच्छे वकील को, कोर्ट जैसा आपको पता है तमाम अदालतों को पता है अच्छे लॉयर, आप एक पढ़े लिखे लॉयर हैं, आप एक बेहतरीन लॉयर हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों आपको ट्रस्ट? हमारी कॉलेज को आप एक अच्छे लॉयर हैं, तलबैनी करते हैं कोर्ट, उसको ट्रस्ट कोई नहीं करता। तो सबसे पहला क्या हो सर, क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप इस काबिल हो कि आप पर ट्रस्ट किया जाए। आप कोर्ट में हम सब जुडिशियल अफसर ऐसे वकील हैं, अगर वो सच भी कहते हैं फिर थोड़ा सा देखता है कि आप फिर भी चेक कर देगा, ऐसे अगर वो गलत बात करे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कभी गलत बात की नहीं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी कोर्ट में बतौर कोर्ट एडवोकेट, आपकी जो कोर्ट एडवोकेसी है इसमें आपके लिए कोर्ट का ट्रस्ट गेन करना है। वो किस तरह कि आप एक ट्रस्टवर्दी हो, आप एक सच्चे और खरे इंसान हो, एक सच्चे और खरे इंसान हो, आपकी हर बात ठीक हो, सही हो, गलत ना हो। क्वेश्चन, अगर बंदा पहली बार कोर्ट में खड़ा हो रहा है तो किसी से
कैसे डेवलप करें? कुछ लोग आते हैं ना फेस वैल्यू पे, जैसे कि फेस इंडेक्स ऑफ माइंड, या फेस इंडेक्स ऑफ माइंड। And another thing, sir, हमारे पास जो स्टोरी रहती है तो वो तो मतलब हमें खुद भी समटाइम पता नहीं होता कि ये क्लाइंट जो है सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तो अगर इन दिस सेंस कोर्ट का ट्रस्ट अगर हम पे डेवलप हुआ और कहानी उनकी झूठी हुई पता चल जाता है इसलिए आपको कोर्ट क्यों ट्रस्ट कर ले। आगे आपके केस को ट्रस्ट करना है तो डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा आपको क्यों ट्रस्ट करें। हमारे जानते हैं हाजी करीम नाम था, लोग डिग्री पहले से हो गई तो हमें पूरी कह रहे हैं। वो दो वाली सामान बैठे कहते हैं पूरी क्या चीज है, ये पूरी पुस्तकों में कहते हैं पूरी चीज पूरी क्या है। वो गुस्सा बड़ा, मैं बड़ी हंसी भी आई। मैं अपने सीनियर को बताया, बड़ा हैरान हो। वो कहता है जो हमारे हम लोग पैसे लेके इंस्टीट्यूट बुलवाते हैं इसको पूरी जो हमारे पैसे लेके जो हमारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं पूरी सभी इंसान को आता है। मैंने कहा ये सब हम नहीं बोलते, हम आपसे बुलवाएं, आप कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते हो, हम कहाँ झूठ बोलते। तो अल्लाह न करे कि हम बोले या उनसे बुलवाएं। एक अच्छे वकील आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि आप जिसको पेश कर रहे हैं आपने वो पकड़ने वाला नहीं है, वो जो भी हमें बताता है हमारा काम क्या है। किसी वकील को ट्रस्ट कब बनता है जब वो अपने काम के साथ नोटिस हो, वो जब सुबह सवेरे आ जाए, कोर्ट का चक्कर लगाए, अपने केसेस में हाजिर हो, तो जज साहिबान को पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना ये ट्रस्ट में खपले और ये काम जिसका कोर्ट बालों की मेज से लटका हुआ हो बना करके पहन ले वापस वही उतार दे तो वो क्या बताऊं, बड़े बड़े लिखे हैं सत्य में वो कागज है। तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट ये करेगा कि आप सच्चे और खरे इंसान हैं, आप सच कहेंगे कोर्ट में, आपका केस द्वारा जो भी आपकी मर्जी होती है। आपका अपीयरेंस कैसे, आस्तीन खुले हुए हैं, मैं खुद सर्विस रिटायर्ड नंबर था तो वेस्टकोट पहन के और पूरी कलरफुल और आस्तीन खुले हुए। तो एक कल परसों एक मैं देख रहा था, किसी ने कहा कि मेरे सीनियर ने सबसे पहले कहा ये जो हमारे सूट शर्ट होता है इसका कलर फौरन गंदा होता है या आस्तीन के कलर सबसे पहले यही गंदे होते हैं। तो उसने कहा कि मेरा सीनियर सबसे पहले यही चेक करता है आपके अपीयरेंस किस तरह सुस्त आ रहा है। एक इंसान जैसे बतौर इंसान बतौर मुसलमान तो तो हम एक रिस्पेक्टफुल आदमी को, हम एक रिस्पेक्ट कोर्ट के लिए भी, अपने साथी के लिए भी और आपके जो क्लाइंट्स हैं जो भी लिटिगेंट्स हैं उनके लिए भी या कोर्ट स्टाफ के लिए भी। किसी को अगर कोर्ट में तलाशी के लिए गए तो ऐसे पता लेकर के अंदर आकर के आएगा तो आप इसके अपीयरेंस का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये क्लियर है कि आपके अपीयरेंस काउंट करती है कोर्ट, आपके क्यों आप ट्रस्ट करें इसमें आपके अपीयरेंस काउंट, ये क्लियर है। और ड्रेस कैसे है, आप सूट में आते हैं, वेल ड्रेस है यानी आप यूनिफॉर्म में आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, आपकी तो इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, पड़ता है साजिद सर। साथ जमीन करता है क्या, किस तरह क्या आपके अपीयरेंस की बात हो रही है। वो कोर्ट पे खड़े होकर प्रतिबाद करेंगे वाला वो अगर आप सही वेल सूटेड होके आते हैं जैसे वकील का यूनिफॉर्म है तो कोर्ट को भी समझ आ जाएगा दूर से ही कि ये वकील है। इसके बरक्स आप कपड़ों में आ जाते हैं और बाजू आस्तीन खुले हुए हैं, बस्ती चढ़े हुए हैं जी सही नहीं थे हमारे कंफ्यूज होगा कि ये वकील है या कोई और है। तो एक कोर्ट का ट्रस्ट गेन करने के लिए अच्छे वकील की पहचान ये है कि उसके अपीयरेंस एक वकील की हो, दूर से है कि वकील आ रहा है, कभी कभार नहीं होता। तो आप एड्रेस किस तरह करते हैं कोर्ट को, आप अपनी बात किस तरह करते हैं, अपना मैसेज किस तरह कन्वे करते हैं, ये भी एक आर्ट है। आप इसमें यह जाता है ना कि हाउ यू कन्विंस जज विद eloquent स्पीच और किस तरह रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप तो इस हमारी जिम्मेदारी है, तो मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम एक बात करें तो दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ हर इंसान पे तो ऐसा रिस्पेक्ट उसकी वो है उसका हम हक न करें। ये
दूसरी बात है आपको अपने स्पोर्ट को एड्रेस किस तरह करते हैं कोर्स ये अपीयरेंस जो यूनिफॉर्म वाली बात है ये सिर्फ जज के सामने नहीं बल्कि खिलाड़ी के सामने भी आपकी बहुत वो वैल्यू रखती है। शक ही नहीं है। तो आपसे कभी टक्कर तो आपको देखना है वकील के ड्रेस में है तो आपकी दूर से देखिए ना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। अगर बातें ना करें शानवाज साहब की तरह खामोश रहे तो उस वकील को तो कहते हैं कि सर हमारे एक वकील साहब थे शेख मोहम्मद नाम था बड़ा उसकी भारी आवाज थी। दूसरे वकील साहब थे रियाज तरीन नाम था छोटे कर आवाज छोटी सी तो आवाज अच्छी थी। दूसरे ने कहा फाइल दे दे भैया मुझे उसका वकील इतना जोर जोर से बोल रहा था भाई इसका बोले फाइल दे दे। तो ऐसे तो बात है आप कोर्ट को किस तरह एड्रेस करते हैं अपनी बात किस तरह कैसे पहुंचाते हैं अपने जो माफी जमीन है आप किस तरह बयान करते हैं। तो ये भी आपकी एडवोकेसी आपके एक आर्ट है। हर आदमी एक आदमी हमारे महमूद साहब एक बात बहुत प्यारे और बहुत अच्छे अंदाज से बयान करते हैं। मैं उसका आर्ट ना रखता हूँ कोशिश करता हूँ उस जैसा बन जाऊँ। सर जब मैंने रियलाइज किया इस वकालत में जब मैं आया तो मैंने फार्मूला उसमें किया 3PP का बस पार्टी वाला नहीं सर अपना 3PP का फार्मूला इसमें मैंने बनाया। प्रिपरेशन जब आपके पास फैक्ट आया प्रिपरेशन दूसरा पर्सनैलिटी तीसरा बनाया मैंने प्रेजेंटेशन। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी पर्सनैलिटी अच्छी होगी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो ये 3PP का फार्मूला सर मैंने यूज किया जैसा आपने एजुकेशन में एनालाइज किया कोई बेहतरीन बहुत अच्छे वो साहब कहते हैं कि मैं वो कर रहा था किसी ने मुझे देखा कि आप हैं मैं कहता मैं हूँ शक्ल सुधीर वो कहता है शक्ल सीख के नीचे नहीं लगते होते देखते तो इंसान को अच्छा लगना चाहिए जो बात करे वो अच्छा फैक्ट्स पे कमांड हो बात आपसे पूछ ले आपको फौरन उसका जवाब हो आपके अपने फैक्ट्स पे जो आपने पहले दिए हुए ना जो एडवोकेसी चैम्बर है तो पहली जिम्मेदारी आपकी थी कि आपने फैक्ट्स लेने थे आपको कोर्ट में बयान करने पर आपको कमांड भी हो 3-4 केस जहन में फिर रहे हो और एक ही बात करेंगे दूसरे के केस में तो ये आपका आगे बढ़ेगा नहीं। लॉ के ऊपर भी कमांड हो ये तो इंशाल्लाह करते रहते हैं। अगर आप जिस केस में तैयारी कर रहे हो जो भी लॉ बात चूंकि जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं बात करते हैं जब हमारी जो मौजूदा डिस्कशन है सिविल लॉ का केस लेकर के हम बात करते हैं तो आपको क्रिमिनल केस भी जहन में रह करके तो वही वहाँ पे सिविल लॉ थोड़ा सा मुश्किल भी है। कौन सिविल लॉ केसेस ज्यादा कर रहे हैं आप में से थोड़ा मुश्किल है ना कई लॉस एक केस में सर अभी पॉइंट नंबर 4 और 5th लिंक हो रहा है पॉइंट नंबर 1 के साथ। अच्छा हाँ पॉइंट नंबर 4 एंड 5th लिंक हो रहा है कमांड ऑन लॉस। वो तो समटाइम्स कुछ लॉयर्स होते हैं जो मिसलीड भी करते हैं। पता नहीं आई मीन कि हम जो भी प्रेसिडेंट या जो प्रोविजन का भी हवाला देते हैं मतलब के साथ कोशिश कर रहा वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा होता है वो ऊपर बंदा बैठा होता है उसको पता है कि क्या बोल रहा है लेकिन बहरहाल आपकी इज्जत की खातिर और अपनी इज्जत की खातिर खामोश है तो और लेकिन ये एक ये जो एजुकेशन का ख्याल रखना होगा जैसे आपके मानसिक ऐसे साथी होते हैं कोर्ट के अंदर अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो जज साहब को समझ रहे हैं जो गलत कह रहे हैं आप वो कोर्ट साहब को प्रॉमिस करें आप वो मुफ्त में तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें अपनी इज्जत का ख्याल रखें एजुकेशन रहें और ये ख्याल रखें कहीं नहीं जरूरी नहीं आप कहें उसको खुद से रुको रखा है तो ये मिक्स नहीं हो रहे हैं जो वही है। अच्छा स्किल्स सक्सेसफुल लॉयर के लिए एक कामयाब वकील के लिए ये तो एडवोकेसी की कुछ बातें स्किल क्या होना चाहिए वली साहब कौन सा स्किल हो आप क्या आपने एक कामयाब वकील इसके बारे में मालूम होना चाहिए इसके अलावा जो है इसके वकील जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आजिज दिमाग होना चाहिए
जो भी कमिटमेंट करे उसको पूरा करे। कल बताऊंगा ये ना हो सही लॉ नोइंग होना चाहिए, लॉ नोइंग होना चाहिए और जो रिलेवेंट लॉ आ रहे हैं पहले हाँ ये भी है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। उसको अपडेट के लिए तो लाजमी है, ये तो लाजमी है कि जो उसी पुराने जमाने में पुरानी बातों में रहेंगे तो ऐसे ही तो मैं क्या कहता हूँ एक्स पार्टी हो जाओ। सबसे पहले पर्सनल स्किल्स में आ जाता है आपको सोशल होना चाहिए। ये अपनी बात की ना यार पर्सनल में सोशल होना चाहिए और पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल सोशल होना चाहिए, आपका इंटरेक्शन सबसे हाँ ये भी है, लेकिन एक आदमी दो चीजें हम लोग दो रोल प्ले कर रहे हैं, तो बगैर कोई इंसान नहीं होता। हम एक इंसान भी हैं, साथ एक लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, काउंसल भी हैं और लर्नेड काउंसल भी। तो कंपैशन क्या है? एक हमदर्द इंसान। आपको क्या कहते हैं, क्या मतलब है कंपैशन? कंपैशन क्या है? एक हमदर्द दिल रखना चाहिए, फिलैंथ्रोपिस्ट होना चाहिए, इंसान को फिलैंथ्रोपिस्ट होना चाहिए, इंसान दोस्त होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिस्ट होना चाहिए। ये पर्सनल स्किल है ना जी हाँ। कुछ Sir, I have a question, sir. ये compassion toward whom? towards आपके clients, towards फाइनल clients, आपको कोई आएगा आपसे रहनुमाई के लिए ना, आपसे मदद मांग रहे हैं, आपके मेरे साथ ये इशू है, उदाहरण के लिए जिस फैमिली के किसी को बात हो रही थी ना कि आपको अपना मसला बयान करें, आपसे बाद में खुला लगा लूं, ये तो कंपैशन नहीं है ना। तो कोशिश करने के पहले कि मसला ही उनका रिजॉल्व कर दे। जब तक आप हमदर्द नहीं होंगे अंदर से तो फौरन से पहले जब तक उनको पता चलेगा वो लगे पास होंगे। अच्छा, एक अच्छे लिसनर जैसे पहले वो 4 ब्रश बताए थे ना आपको कि 4 ब्रश है ना, जिससे पिक्चर बनेगी, तो उसमें से एक क्या है? एबिलिटी टू लिसन। एक आप बात करेगा, आपका केस वो 7 एकड़ जमीन बता रहा है, मिसाल दी ना आपको, आपके चले 7 इंच की जमीन होगी, तो 7 एकड़ से 7 इंच, तो आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए, आप एक अच्छे, ये भी आपके पर्सनल स्किल। इमोशनली बैलेंस हो, क्या मिसाल देंगे बतौर वकील? पर्सनल स्किल्स हैं आपकी, अच्छे इमोशनली बैलेंस हो। इस तरह जज्बाती और ना ज्यादा ठंडे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ज्यादा काम ना सर क्लाइंट के साथ ज्यादा इमोशनल, उनके साथ भावनाओं में कंट्रोल बैलेंस कुछ याद रखना चाहिए, ज्यादा पीस लो। शाहनवाज सबसे पूछ लें क्या कहते हैं, इंसान को इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, जज्बाती तौर पे बैलेंस होना चाहिए, क्लाइंट के साथ फ्रेंडली साथ रहना चाहिए। तो दूसरे दिन आपको पहुंचोगे तो जैसा आपने ऑर्डर पहले से लिखा होगा। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप 302 के केस में अगर आप मुद्दई की तरफ से हैं तो उनका अगर 302 मर्डर भी हो गया, जज के सामने आप खड़े होकर रो नहीं सकते। हमेशा ये तो अच्छा एक चीज आप एक माने, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सारे एक प्रोसीजर एक ही साथ है ना। इमोशनली बैलेंस होगा, एक अंदर भी होगी, एक आदमी का जवान बेटा तक होगा, वो कंप्लेनेंट वो दवाई के लिए आता है, आप गैर जरूरी तौर पे इसको उभारते हो, उसके बेचारे को बार बार वही बुला रहे हैं, ये बोलते हैं हम लोग देख रहे हैं। तो ये तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैशन, ये सारी चीजें जजेस पे भी अप्लाई होती हैं। हाँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें जो बता रहे हैं तो बड़े अलग अलग है, तो बड़े सब बता रहे हैं, तो आपको बड़े प्यार से बता महमूद साहब, मैं सब बड़े प्यार से बता रहा हूँ, हमें जो बता रहे हैं ये सबसे पहले ये जो, अगर मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो क्वालिटी मुझ में ना हो तो मेरे बात टके का असर नहीं होगा, अभी भी हो सकता है आपको हो या नहीं। अगर असर हो रहा है तो इसका मतलब है मुझ में थोड़ी बहुत इंसानियत है, अगर नहीं हो रहा है तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मैं भी इंशाअल्लाह ताला सीखने की कोशिश करूँ, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। पैशन, सर पैशन आई बिलीव कि वो जो केस ले रहा है उसके बारे में पैशनेट हो, लाइक सिंसियर भी हो, लेकिन उसको पर्सनली ना पैशन के साथ। यस, हमारे
एक लीडर का बात उसको शैतानी करता रहता था। मैं जब भी किसी कहता थाना किधर है सर, इसमें वो पेशे के साथ मुखलिस नहीं है। मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ किधर गया तू, जब पेशे के साथ मुखलिस नहीं। तो पंक्चुअल होना ये आपकी पर्सनल स्किल है, आपको अक्सर पंक्चुअल हो। कभी आप जब भी देखें 8:30 बजे फिक्स उससे पहले मौजूद होता है। अदरवाइज किधर गया, मोटरसाइकिल पंचर हो गया, गाड़ी खराब है, पानी की सांस फूट हो गया, कब्रिस्तान गया। ये पानी करते रहते हम लोग ना। अच्छी थोड़ा रेगुलरिटी तो दोनों भाई बहन है ना। हमारा सीनियर कहता था अगर आपके पास केस हो ना हो कोर्ट में आ जाओ आपको केस मिलेंगे रेगुलर होने को। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि सुबह सवेरे तो लेकिन वो बेचारे का क्या होता है, आदमी निकला हुआ है वो भी तो किसी का बच्चा है ना। तो ये सुबह सवेरे क्या बताया मैडम, बता दे। Early bird catches the worm, इंसान निकाले के worm का। तो खैर वो तो अलग है ना। हाँ, ये क्या हुआ, तो पंक्चुअल रहेंगे, वक्त की पाबंदी करेंगे तो ये अंग्रेजी वर्ड में स्टार्ट हो जाता है ना कि अर्ली बर्ड कैच द वर्म। एक वर्म का क्या हुआ, एक्सपर्ट। क्या हुआ, कलर चेंज किया। तो ड्रेस, ये तो पहले भी बात हो गई है। अमल, इतना थोड़े से अमल होना चाहिए, नहीं हमारी मदरी भी जिम्मेदारी। हम खाद से पैदा हो रहे हैं, खाद में जाएंगे तो अमल रहेंगे तो हमारी बात पढ़ा था कि we should do the right thing even when nobody is watching. अलग देखा है ना। अच्छा, तो देखो चूंकि हमारे काम एडवोकेसी से लेक्चर हमारे एडवोकेसी के हैं, तो हम जब कोई मशवरा दें तो हम किसी को मशवरा दें जैसे तमाम मिला एक पॉलिसी बताते हैं। किसी गैर जरूरी तौर पर हम दावे दाखिल ना करें, गैर जरूरी तौर पर क्लाइंट आपको फोन कर लेने मोटरसाइकिल से गिरा हूँ फलाने आदमी को क्या करें, आपने बस अच्छा दरखास्त हो गया तो आपने अच्छा देते खाने के ऊपर डॉक्टर पर केस किया, ठीक है। तो ये करते हैं ना, तो ये हमारी कभी नहीं करना चाहिए, कभी सोच भी नहीं, इससे हमारे रोजी में बरकत नहीं होगी, बजाय इजाफा होगा, बरकत नहीं होगी, ख्याल रखिएगा। अच्छा, प्रोफेशनल स्किल्स मैडम, प्रोफेशनल स्किल्स पूछना है। ऑर्गेनाइज, चीज को ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फाइल भूल गया हूँ दफ्तर में, किसी के पास जाए, आशिक के पास जाए, साहब के पास, खुद उसका केस करो, ऑर्गेनाइज होना चाहिए हम सबको। क्रिएटिव, इसमें बताने की जरूरत है, क्रिएटिव क्या होगा, तकनीकी सलाहियत तो आपकी, ये बात नहीं। आर्ग्यूमेंटेटिव, इस तरह हर बात बहस भरा है। तो मैंने बोला जज ने एक सवाल पूछ लिया आपसे कि शायद मेरे से लड़ रहा है और उसी के आर्गुमेंट के मुखालिफ एक बात कर रहे हैं, मुझे भी सुन ले। भाई आप तो सुन लिया उन्होंने भी, एक आदमी दो बंदों से एक थोड़ा सा श्रवण, वो एक बात कर रहे हैं मुखाने के लिए उसको सुन रहे थे, नहीं हम उसका जवाब दें, लेकिन आपको आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए। बात सर मेरा है ये मुसलमान क्या पैदा कर नहीं भाई, एच पार्टी के सुप्रीम कोर्ट
भाई मुझे अपनी जाने जबरदस्ती भेज दो क्या? अभी इस तरह का ये परसुएसिव होना चाहिए, इस तरह नहीं जैसे मैंने इसको रिजेक्ट किया। तो आपको परसुएसिव होना चाहिए, ये परसुएट करने की मैं मान जाऊंगा ठीक है सुप्रीम कोर्ट के लिए जाना चाहिए, ठीक है भाई। परसुएसिव क्या है? आपकी वो क्वालिटी जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकें, परसुएट कर लें। आप जब कोर्ट में बात करेंगे तो तमाम क्वालिटीज में से अभी ये नहीं कि ये सारी इंटरकनेक्टेड हमारी क्वालिटीज हैं और स्किल्स हैं हमारी। ये नहीं कि हम में से 2 क्वालिटीज हों, मैं झूठा हूं और मैं बाकी क्वालिटीज 10 दफा मुझे मैं वक्त का पाबंद भी हूं, मैं पंक्चुअल भी हूं, लेकिन मैं झूठा हूं। मैं 20 दफा भी कोशिश करूं, मैं जज को कन्विंस कर सकता हूं, ना मैं मुखालिफ को कन्विंस कर सकता हूं, ना मैं सभी कर सकता हूं मुखालिफ को। तो ये तमाम बातें आपकी एक साथ होंगी। नेगोशिएटिव बताने की जरूरत है, नेगोशिएटिव रिसर्च माइंडेड, जिस तरह भाई ने बताया, मतलब फारूक साहब ने बताया कि अप टू डेट होना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए, आपको एनालिटिकल अप्रोच, वही अपनी केस की खामी और खूबी प्लस उनके केस की खामी को भी आपको एनालिसिस आपके स्किल होने चाहिए। ड्यूटीज टुवर्ड्स द कोर्ट, कौन बता रहे थे क्या हमें कोर्ट में हम क्या करते हैं, उसकी बता पूछे और advocate should be straightforward and his arguments should be pointed, clear and precise. क्या उड़ा रहे थे? एक लॉयर को to the point, concise and precise conversation देनी चाहिए। लंबी नहीं होनी चाहिए। ये सही है। A lawyer should have a sense of honor and pleasing manner with his arguments. बजाय इसकी कि इस नियत से हो कि कुछ हमारे यही होता ना कि मुझे सीधे ने कहा कि व्यवहार क्या जो मैं हूं ना का मतलब मैं हाईकोर्ट से रिलीफ दिला, मतलब आप बड़े करके हार जाओ तो हारने के लिए ऑनर और प्लीजिंग मैनर की जरूरत नहीं होती, ये इसके आगे जाने की जरूरत है। तो आप कहाँ गए दरमियान में? अगर वो है तो आप कहाँ गए दरमियान में से? जो हम सोचे कोर्ट में चाहे कोर्ट में, तो हम कहाँ गए? हमें अपनी मौजूदगी साबित करनी है। हम ये क्वालिटीज होंगी तो अपने केस प्रूव करेंगे ना। A lawyer or advocate must be tactful and presenting the सब मुझसे मैं आज तारीफ करूं, ये tactful है एक बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप थोड़ी प्रिपेयर नहीं बजाय इसके झूठ बोलने की अच्छी बात से तारीफ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना सास नहीं है, सनदा दिया हुआ है, वो सास 3 दफा पहले मर चुकी थी। मीठी 6, 8, 10 एक चाचा को सुसर को कितने सुसर है बुरा क्यों? तो आप टैक्टफुल होना चाहिए, एक अच्छे मौके की मना रही तो वैसे इस बात आप लोग ये रखे टैक्टफुल होना चाहिए। आपको मसले का उस वक्त क्या प्रोसीडिंग हो रही है इसका अदरक होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, बजाय कि हम एक बात सोच के आए कि मैंने आज ये बात करनी है या इस तरह की मैंने केस बहस करनी है। जब वहाँ पे हालात ऐसे नहीं है कि आपको अपने केस प्लीड करें तो आपको टैक्टफुल होना चाहिए ना। तो ये एक मिसाल है, अगर क्या हो तो काफी दफा आप इंसान को आगे वाला सुनने के मूड में है नहीं है, आगे उसके साथ की 2 जजमेंट्स रखी हुई हैं और आप कहने तो आर्गुमेंट्स ही करते हैं, फ्लैट झूठ आपको तंग कर रहा है, तो आप उसको भी डील करते हैं, उसको भी डील करते हैं, अपने आप रेपुटेशन भी उसके सामने जो जिसने आपको फाइट किया है जिस तरह जिस साथ रिलीफ दे, तो ये आपकी क्वालिटी है। शुड नॉट मिसलीड द कोर्ट, मिसलीड का किसने कहा? हाँ, ये मिसलीडिंग क्या होता है कि सारे कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर। अच्छा मैं कभी ये जो भी कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, ये डायलॉग से चले हुए वकील साहब दूसरे वकील के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि कोर्ट को मिसगाइड, ये क्या है? आले वाली क्या है ये मिसगाइड करना कोर्ट को? अपने जो फैक्ट्स और या आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें मुबालगा आराई से काम मिलता है, कुछ झूठ भी मिक्स कर देते हैं।
ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने से रॉन्ग लॉ को कोट करना लॉ को मिस इंटरप्रेट कोशिश करना कि अपने गलत कानून कोट करके और उसको मनवाने की कोशिश करना। फैक्ट्स गलत बताना कि कल तो ये हुआ था जनाब ने ये कहा था, जबकि जनाब चौदह तलाक पोर्शन में मैंने कर दिया। अच्छा, एडवोकेट शुड नॉट टेक डिसीजन सर प्लीज। कोर्ट में ऐसा हुआ था कि एक वकील साहब हमारे साथ करते पुलिस पार्टी के, तो बेल ले रहे थे 30 रुपए से। उन्होंने बोला कि मजिस्ट्रेट के पास 160 को वो करेंगे 12 बजे कल। तो सर ने कहा कि जो जज साहब था शीशे के कल के 12 बजे टाइम रखे हुए, जो कल आई तो वो नहीं आए थे, लड़की को 164 नहीं मिल गए। तो मैंने उसको बोला सर ये कोड वो मिस गए। आप क्यों बोल रहे हो? ये ना समझ नहीं आई। उस हवाले से उन्होंने गलत बात की थी ना सर। कोर्ट ने कुछ जो आपको बताया था ना, आइंदा इस पर जोर दें बजाय इसके ये मिसलीड वाले बयान वो समझ रहे होता है। सिर्फ आप अपने आप खुद को अपने रेपुटेशन का ख्याल रखें, आप एक होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, a lawyer advocate should not influence the decision of the court by an illegal or improper manner। कोई कहानी किसने उस दिन कहा था कि 20-25 वकील लेके आते हैं तो उनकी जो सर का केस है केस बिफोर अरेस्ट है, कोशिश कर रहे हो, यही बात हुई थी ना, तो ये ना करें। कैप्चरिंग द माइंड ऑफ द लिसनर्स, रीडिंग द आर्गुमेंट्स, इधर पढ़ के बताएं कौन करीब है। मुझे साहब capturing the mind of the listener and persuading with compelling logic, winning the argument by power of reason. ये भी पढ़ के बताएं। Attack the arguments, not the argument, not the advocate। क्या कोर्ट को मिस जाएगा? आप वकील को आर्गुमेंट उसकी जो बात कर रहे होते हैं, वकील की बात का आप जवाब दें, उसके जवाब को आप अटैक कर लें, उसके जवाब को आप रिप्यूडिएट करें, उसके जवाब को जो आर्गुमेंट्स उसका जवाब दें, ना कि वकील को के साथ। आप बताएं, पढ़ लें। आई कांटेक्ट बॉडी एंड हैंड्स जेस्चर। आई कांटेक्ट बॉडी एंड हैंड जेस्चर। आप बिना क्योंकि हो गया गलत है ना, एक प्रॉपर उसी के साथ ये रिलेटेड तो ऑलरेडी बताया सिंसियरिटी एंड कन्विक्शन। इसे क्या मुराद है? सर सिंसियरिटी की लॉयल्टी होनी चाहिए और कन्विक्शन लीगल और कन्विक्शन नहीं क्रिमिनल कोर्ट वाला, आपके अंदर कमिटमेंट हो तो ये वाइज वर्ड्स मेंटेनेंस मेंटेन क्या मतलब है? वाइज वर्ड्स कोर्ट में जवाब पेश, वाइज वर्ड्स से क्या मुराद है? वाइजली से लेना है कि जो बातें अमलमंदी की होती है वही करनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आए। लॉजिकल। बिल्कुल ठीक। मेंटेन कर्टेसी। Be submissive. कर्टेसी मेंटेन रखें। क्या मुराद है? क्या मेंटेन Be submissive with respect to respect. बिल्कुल। डिग्निटी ऑफ द कोर्ट ये पढ़ सकते हैं वैसे। मेंटेन डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, इससे क्या मुराद है? क्या आप कोर्ट में पेश हो, कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रखें, इससे क्या मुराद? कोर्ट का डिकोरम, आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी, आप कोर्ट को इज्जत देंगे तो उसमें किसकी इज्जत है? सबकी है। वो एक ड्रेस वाली बात। Otherwise, acting before court, conduct himself with dignity and self-respect. आप self-respect की बात already होगी। A lawyer advocate shall not interfere in appearance, deed or practice in any way before a court, tribunal or party on behalf of kids and kin। आपके बच्चों के पेश होते हैं सर, ये में लगाते केस, इससे आप इमोशनली खुद को, जैसे लिखा ना कि क्वालिटी आपकी है कि आप वकील को इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, ये आप नहीं रख सकते। बड़ा मुश्किल होता है इंसान, अल्लाह न करे किसी के बेटे निकल कर क्या हो वकील के और उसके बेटे के अपने बिहाफ पे पेश हो
तो उससे मुनासिब वकालत नहीं हो पाएगी। बल्कि कोर्ट जुडिशरी को कोर्ट के अंदर कोर्ट में पेश हो रहा है, कोर्ट के अंदर जुडिशरी के ऊपर मैलिस ना करे। गलत मैं कहता हूँ, तो मुझे बिल्कुल तहकीक कर ले, जुडिशरी के ऊपर तहकीक कर ले, लेकिन मैलिस ना हो, मतलब कहीं ना हो। उसकी कई वजूहात हैं। एक, जिस तरह होती है ना, कोर्ट की इज्जत नहीं होगी तो मेरा और आपकी क्या इज्जत? कोर्ट जज नहीं, कोर्ट की बात हो रही है ना। तो तनकीद करने, क्रिटिसाइज करने, बट नॉट विद मैलिस। A lawyer or advocate should not act or plead in any manner in which he has some pecuniary interest. अपने जाती माली मुफाद के लिए यहाँ देख रहे हैं कुछ है तो नहीं करना चाहिए। मिसाल नहीं देंगे, वहां से हो गया, मेरे अपने पास केस लगा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे भी, उनको भी। ड्यूटीज टुवर्ड द क्लाइंट, आपके क्लाइंट के लिए क्या ड्यूटीज हैं? A lawyer shall fearlessly uphold the interests of his client by all fair and honorable means without regard to unpleasant consequences to himself or any other। आपको क्लाइंट ने केस दिया है, आप अदबी से केस करें, कोई भी अनप्लेजेंट उसको नहीं देखेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। आप फेयरलेसली और इंटरेस्ट के साथ खुले, ये ना हो कि केस मैं ले चुका हूं लेकिन आगे से डर रहा हूं कि मैंने अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट में नहीं कर पाया। अच्छी वकील की निशानी नहीं होगी। अच्छी वकील की निशानी है, आपने केस लिया है तो आप हर हाल में उसको उसके इंटरेस्ट के लिए लड़ेंगे। Advocate shall fearlessly and reasonably submit the case on behalf of his client, who shall pay attention which he is capable of giving to the case he is dealing with। कोई अटेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? मैं केस ले रहा हूँ, पेश नहीं हो रहा, पेश हो रहा हूँ तो फिर लीडर से पूछ रहा हूँ कौन से केस तो उठाना वाला, फिर जाके बात करते हैं। हमारे एक बड़े सीनियर साहब थे, खुद आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, सारे पिस्टल बरामद नहीं हुआ, इसी पुलिस वालों ने जानबूझ कर रखा है, सोशल आदमी है, ताना में कर तो करने बदल पड़े हैं कि इसमें लिखा हुआ लाइसेंस आपका पिस्टल है, पुलिस लाइसेंस पेश ही नहीं दिया, पुलिस मुझे पकड़ लिया। अक्सर मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ये देना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी हो गया। A lawyer or advocate shall not act on instructions of any person other than his client or his authorized agent। ये प्रोफेशनल एथिक्स हमारी, सिर्फ हमने अपने क्लाइंट्स की या उसके जो अथॉराइज्ड एजेंट होगा, कभी कभार अगर वो भी इसमें बैंक्स के हैं, कुछ उसकी फी कुछ है, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई उसकी फी कुछ है और आपको कुछ कह देता है तो आप उसको ना माने, आप उसके सरकार करेंगे, उसमें इंटरेस्ट पड़ेगा। A lawyer or advocate shall not do anything whereby abuses or takes advantage of the confidence reposed in him by his client। ठीक, क्या बोला? एडवोकेट को कोई भी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज कोई जिससे उसके क्लाइंट से कॉन्फिडेंस जो आपके ऊपर गया वो शेक ना हो। नेक्स्ट पढ़ लें। A lawyer or advocate cannot accept a fee less than the fee acceptable under the rules when the client is able to pay the sum। ये तो थोड़ा सा आप पहले ही ना ख्याल रखें, अपने स्टेटस का भी ख्याल रखें। आप सब रिपोर्ट हो, अब हम ये समझते हैं वकील हैं, ये जज है या अदालत, आप ऑफिसर रिपोर्ट होते हो, कोर्ट के अंदर जब आप पेश होते हो आप ऑफिसर रिपोर्ट हो। बार काउंसिल एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट कहते हैं आप खड़े हो काम कर रहे हो, हम कोर्ट्स सॉरी सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। अच्छा दीदी आप पढ़ रही थी। नेक्स्ट, a lawyer shall not adjust the fee payable to him by his client against his own personal liberty to the client where liability does not arise in the course of his employment as an advocate। समझ गए? क्लियर करने की जरूरत है, दोबारा पढ़ने के लिए बैठे हैं। A lawyer shall not adjust the fee payable to him by his client against his own personal liberty to the client where, समझ गए? वो नहीं समझा, पढ़ लो। A lawyer shall not adjust the fee payable to him by his client against his own personal liberty to the client where liability does not arise in the course of his employment as an advocate। साहिबान हैं इसके वकील आप बनते हैं, ठीक है?
काम ले लेते हैं, कई दफा हुआ भी है, इस तरह हो भी रहा है, कई जगह ऐसे हो रहा है। तो मैं वकील साहब ये जो बता रहा हूँ, बेसिकली आप इंटीग्रिटी की बात है, वो फीस फलाना काम मैंने आपको कर दिया, फीस एडजस्ट हो गया है, मैंने आपका फलाना काम कर दिया, इस तरह तो देखिए ना, और रहे कोई भी बड़े आदमी के वकील रहे तो आपके सीनियर से पूछ लेना, उन्होंने बहुत से देखे हैं। कुछ नहीं कहूँगा बाद। अच्छा, लॉयर और एडवोकेट शैल बी द अकाउंट्स ऑफ दिस मैन ये आपने खुद देखा है, हमारे कई मिसालें हैं ना, फीस का पता होता है कितना, कितने दिए नहीं दिए, डर रहे होते हैं। हम वकील खुद देखें कचहरी में लग रहे थे और दफ्तर से बाहर तक निकला, वो मैंने तो फीस दे दी थी, आपको मुंशी को दी थी, और नहीं वो फलाना खा गया, 2-4 गालियां जिसमें, ऐसा होता है नहीं होता, तो ना करें। सर होता ही ऐसे है। अच्छा, कम्युनिकेशन में ये तो कल भी बात हो गई थी इसके ऊपर कि कम्युनिकेशन आप नॉट डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड इन द कोर्ट या प्रोफेशनल एंगेजमेंट जैसे डॉक्टर के हैं, अपनी शहादत में मौजूद है कि आपके जो कन्वर्सेशन है आपके जो आपने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आपके ऊपर पाबंदी भी और लीगल प्रैक्टिशनर जो काउंसिल एक्ट में की है, और पेशा ड्यूटीज टुवर्ड द अपोनेंट्स भी वही डिस्कस हो गए, ड्यूटीज टुवर्ड सोसाइटी। ये थोड़े से हम एक जैसे एक ही होना, एक वकील होना, आपको एक आम माशरे में बहुत इज्जत मिलती है। वकील साहब जा रहे हैं, वकील साहब आ करके आप पहले बैठे, वकील साहब आ गए, इज्जत देते हैं लोग या नहीं देते, पहले आप क्लाइंट को यानी काम मिलेगा। सोसाइटी में आपको इज्जत है, बेशक बहुत ज्यादा इज्जत अल्लाह ने आपको दी है, तो इसका हम ख्याल रखेंगे। उसके लिए हमारे कुछ जहाँ भी आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, उसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी है। कोई भी आपको हक है ना, तो उसके साथ आपको कुछ फराइज भी है। वो क्या है सर, क्या कि आप लीगल एड देंगे, असिस्टेंस देंगे गरीब को, एक अंडर प्रिविलेज जो क्लास है, सिंध में कहाँ पे है अंडर प्रिविलेज, जो कोई लोग हैं उसके कोई केस नहीं लगता किसी गरीब का जो इस तरह के होते हैं, कोई केस नहीं लगता। तो ये जिम्मेदारी आपकी सोसाइटी के लिए। एक गरीब आदमी आता है, वो आपको 20 नहीं 100 नहीं 1000 लोग इज्जत देते हैं, तो आप भी इसको डिलीवर तो करेंगे ना, हर चीज तो नहीं होती, जिसके पास फीस ना हो, तो उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे। सर मेरे पास ना अडयाला गई थी, अक्सर कोई लोग की पर्ची मुझे पुलिस वाले दे देते हैं कि ये फ्लाम ने आपका नाम लिख के दे दिया, तो आप एक वो है जिसके बस में ना होना, एक वो अंडर प्रिविलेज्ड इंडिजिनस पर्संस, आम आदमी, गरीब आदमी जो जगह पे को बाहर आते कुछ बंदू से कुछ इधर प्रोबोनो समाज में बहुत समाज में करते हैं, प्रोबोनो बहुत करते हैं और मेहरबानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एडवोकेशन हेल्प द पीपल, लोकल बॉडीज सच एज, जो लोकल बॉडीज हैं, आप एक माशरे जिसके साथ एक वकील हो, एक इंसान हो, साथ में एक मालेदार भी हो, एक मालिक भी तो है, उस माले में आपकी जिम्मेदारी है। कुछ पंचायत में लोग रोज लड़ रहे हैं, भाई आप सर्विस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी में होती है ना, समाज में आपके हाथ की है, तो उस पर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक अच्छा उनको मशवरा दे सकते हैं। दो लोग लड़ रहे होते हैं, एक लीगल भी आपको करेंगे ना, ये वादा है। लीगल एजुकेशन आपसे कोई पूछ रहा है, सब ये तो हमारे शायद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जो बनती थी कि लॉ के जो लीगल नॉलेज है या एजुकेशन है, लॉ लीगल एक स्टडी क्लास है, वो नहीं समझ, लेकिन चूंकि नहीं है, आप जो जानते हो तो केसों को भी आप बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी की। आखिर क्या है, वेलफेयर कमिटी टू प्रमोट सोशल ऑर्डर इन व्हिच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस विल बी एश्योर्ड फॉर ऑल। क्वेश्चन आंसर वही, ये तो हो गया।